वो मेरे पे जान देते थे और मुझे जब भी कहते थे वो यही उनके डायलॉग होते, मोटी तू मेरी जिंद जान है। जब भी बोलना, मोटी तू मेरी जिंद जान है बस। मैं मजबूर हूँ और रिक्शा चलाती हूँ, और रिक्शा चला के इतना नहीं होता कि सारे अखराजात पूरे हों। बड़ी मुश्किल है, बड़ी टेंशनें हैं। इनको रोटी तो खिला लूंगी, इनकी शादियों के लिए टेंशन है कि कैसे करूंगी। बच्चियां बड़ी हो रही हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अहमद गौहर। आप देख रहे हैं उस्मान बुलेट ऑफिशियल। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ राहिल मुबीन मौजूद हैं और जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है कि इनकी एक टांग से ये मज़दूर हैं और इस मज़दूरी के साथ ये ऑटो रिक्शा चलाती हैं और अपने बच्चों का पेट पालती हैं। अभी इनकी इनके साथ हादसा क्या पेश आया? क्या मजबूरी थी इनको कि रिक्शा चलाना पड़ा है, मर्दों वाला काम करना पड़ा इनको? आइए इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, मुझे ये बताएँ कि ये जो हादसा आपके साथ पेश आया, ये कैसे हुआ? तब मैं छोटी थी, 4 साल की थी। जैसे मेरे पेरेंट्स बताते हैं, 4 साल की थी तो हमारा घर जामिया मीर कॉलोनी में फोर्ट्रेस के करीब है, मेरे अम्मी अबू का घर। तो उधर खेल रही थी मैं लाइनों पे, और भी बच्चे खेल रहे थे। तो ट्रेन आई अचानक से, तो पाँव कटा था बस। तो फिर छोटी थी, पाँव जब कट गया तो हड्डी बढ़ जाती थी। हॉस्पिटल लेके गए, डॉक्टर्स ने कहा कि काटनी पड़ेगी टांग, क्योंकि ठंडी हो चुकी है, आप देर से आए हो। मेरे अब्बू ने कहा कि कितने भी पैसे लगेंगे तो मैं लगाऊंगा, आप ऑपरेशन करो तो इसका पाँव जो है ना वो साथ जोड़ दो। लेकिन डॉक्टर्स ने कहा कि नहीं, आप लेट आए हो। जो स्किन है, वो जो टांग है, मांस है जो, वो ठंडा हो चुका है, ब्लड जो है वो भी जम चुका है। तो फिर ऑपरेशन वगैरह उन्होंने किए, टांग काट दी ऊपर तक, यहाँ तक। तो उसके बाद पढ़ाई की मैंने, मैट्रिक तक पढ़ा मैंने। उसके बाद मजहबी लेवल पे मैं टीचर में, हमारे बिशप यकूब पॉल हैं, मियाँ मीर कॉलोनी के बिशप यकूब पॉल भट्टी। उन्होंने मुझे एज आ संडे स्कूल टीचर, 5 साल मैं एज आ संडे स्कूल टीचर रही उधर चर्च में। खिदमत की, खुदावन के कलाम को बढ़ाने में खुदा ने मुझे इस्तेमाल किया। फिर 3 साल मुझे एज आ संडे स्कूल डायरेक्टर जॉब उन्होंने ऑफिस में रखा विद सैलरी। तो जॉब कर रही थी मैं। उसके बाद मुबीन मेरे मामू के बेटे हैं, इन्होंने मेरे साथ शादी की, हमारी लव मैरिज। उन्होंने, हमारी तो नहीं कहेंगे कि, मतलब वो बहुत खुदावन की तरफ से था ये। फिर हमारी शादी हुई, तो शादी के बाद खुदा ने हमें 3 बेटियां दी। हमारी जो लाइफ है बहुत अच्छी गुजर रही थी, बहुत हद से ज़्यादा। जो कहते हैं ना कि प्यार करने वाला खुदा ने शौहर मुझे दिया, ये मेरे लिए गॉड गिफ्ट था। वो मेरे पे जान देते थे और मुझे
जब भी कहते थे वो यही उनके डायलॉग होते थे, मोटी तू मेरी जिंद जहान है। जब भी बोलना, मोटी तू मेरी जिंद जहान है बस। बहुत प्यार करते थे। मैं कभी सौदा लेने दुकान तक भी नहीं गई थी, खुद ही जाते थे, हर चीज हमें घर में मिलती थी। हद से ज्यादा प्यार करने वाला साथी खुदा ने दे के 15 साल के बाद खुदा ने वापस ले लिया। कुछ भी नहीं हुआ था उन्हें, 1-2 दिन बस हल्का सा बुखार हुआ और फिर हार्ट अटैक हुआ। हॉस्पिटल लेके जा रहे थे, हार्ट अटैक आया, उन्हें रास्ते में डेथ हो गई। नाज़रीन बात करते थोड़ा सा इमोशनल हो गई हैं, ज़ाहिर है दुख ही ऐसा है, तकलीफ़ ही ऐसी है कि अब फ़ील कर सकते हैं कि जब आपसे अपने से बढ़ के आपसे प्यार करने वाला आपका जो ज़िंदगी का साथी होता है, वो जब बिछड़ जाते और ज़िंदगी का सहारा टूट जाता है एक तरह से, तो इमोशनल होना या इस तरह का दुःख बर्दाश्त करना बड़ी हिम्मत की बात है। अच्छा मुझे ये बताएँ कि अभी आपकी 3 बेटियाँ हैं, सिर्फ़ बेटा कोई नहीं है? नहीं, बेटा नहीं है, 3 बेटियां, खुदावंद का शुक्र है। तो घर का जो सर्कट है वो आप इसी ऑटो रिक्शे से कमाती हैं, यहीं से सर्कट चला रही हैं? हाँ जी। कितना कमा लेती हैं सारे दिन में? मेरे ना बच्चियां पीछे अकेली होती हैं, इसलिए मैं सारा दिन नहीं चलाती, ज्यादा देर भी नहीं चलाती। मैं सुबह 7:30-8 बजे चला लेके जाती हूँ। उसके पास बाद 10:30 बजे तक मैंने घर पे आना होता है, क्योंकि 11 बजे इनको ट्यूशन छोड़ना होता है। 10:30 बजे घर आके ट्यूशन छोड़ती हूँ, फिर मैं घर पे ही रहती हूँ। फिर 2 बजे जाती हूँ, जब ये घर आ जाती हैं, इनको घर बिठा के तीनों बहनों को फिर दरवाजे को लॉक लगा के फिर मैं जाती हूँ 2-2:30 बजे। फिर उसके बाद 6 बज जाए, 5 बज जाए, 8 बज जाए, फिर जिस तरह सवारी मिलती जाती है जहाँ जहाँ, फिर तो कभी ये भी होता है कि सवारी नहीं भी कोई मिलती, कभी किसी स्टॉप पे खड़े होके, कभी किसी स्टॉप पे खड़े होके तो वापस घर आना पड़ता खाली हाथ। कभी 500-600 ले भी आते हैं, कभी 400 भी ले आती हूँ, कभी 350 भी आ जाता है तेल निकाल के। ये जो ऑटो रिक्शा है ये आपका अपना है या ये भी रेंट पे है? नहीं, ये अपना है। हाँ जी, ये हमारी, हम कमेटी डालते थे तो कमेटी निकली थी लाख रुपए की, तो इसके पापा ने लिया था। तो जो आपके हस्बैंड ने लिया था वो पहले वो चलाते थे फिर आप उसके बाद आप चला रही हैं? नहीं, वो नहीं चलाते थे, वो सिर्फ ना, हम बाइक पे पूरे नहीं आते थे, पूरी फैमिली। अच्छा, अच्छा, यानी कि आने-जाने के लिए अपने हाँ साथ जी, तो चलाते उन्होंने थे। बस इसलिए लिया था कि जब कहीं आना जाना हो तो फिर पूरी फैमिली बैठे तो फिर चले जाए। नाज़रीन आप आइडिया कर सकते हैं कि एक अकेली औरत जब वो बाहर निकलती है रोड पे रक्षा चलाने के लिए तो कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता होगा। कभी सवारी मिलती है, कभी नहीं मिलती। आजकल जिस तरह के हालात हैं, लॉकडाउन है, सवारियाँ भी कम मिलती हैं, अर्निंग भी बहुत ज़्यादा है और 300-400 अगर डेली क बेस के अगर वो कमाती हैं, तो इससे तो आप आइडिया लगा सकते हैं घर का गुज़ारा जो है बहुत मुश्किल है। इतने में तो आपका किचन भी प्रॉपर्ली जो है ना वो नहीं चलता। तो इनकी हिम्मत है कि 3 बेटियों को पाल रही हैं ये और अपना सर्कल जिस तरह से भी है चला रही हैं, एक मज़दूर हैं और कितनी तकलीफ़, कितनी हिम्मत से ये काम कर रही हैं, ये आप आइडिया लगा सकते हैं। कभी आपको फ़ील नहीं हुआ कि यार मैं मज़दूर हूँ और मेरा हस्बैंड मतलब फ़ील करता होगा, कहीं आता-जाता होगा शादी-ब्याह में, कहीं पार्टी में, तो वो फ़ील करता होगा कि मैं मज़दूर हूँ या मज़दूर लड़की के साथ जा रहा है वो? मुझे कभी उन्होंने फील नहीं होने दी। तो वो जब कोई कहता भी था ना, कि कोई पूछ ही लेता था ना कि टांग को क्या हुआ, तो वो लड़ना शुरू कर देता था, लड़ पड़ता था वो। अगर एक दफ़ा एक पास्टर हमारे अम्मी अब्बू के घर आए, मेरी बड़ी बेटी पैदा हुई थी, छोटी सी थी,
उन्होंने कहा वो मुझे मिल के बड़े खुश हुए, तब मैं छोटी सी थी जब वो हमारे घर आते थे, तो आके बड़े खुश हुए, कहते मुझे बड़ी खुशी है कि अब राहिल इतनी बड़ी हो गई है और अपने घर वाली हो गई है। फिर इसके पापा को उसने कहा कि आपने बड़ी नेकी कमाई है, आपने बड़ी नेकी का काम किया है कि आपने इससे शादी की है। तो उस पर लड़ना शुरू हो गया, बड़ी बदतमीजी की इसके पापा ने। कहते कि कौन सी नेकी की है? कोई नेकी नहीं की मैंने अपना प्यार पाया, मैंने अपनी मोहब्बत को पाया है और बड़ी मुश्किलों से पाया है। जो प्यार मोहब्बत होता है, जो इश्क होता है ना किसी के साथ, कहा तो यही जाता है कि ये अचानक होता है और किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन आजकल जो इश्क होता है वो हर चीज़ देख के होता है। वो सबसे पहले ये देखा जाता है लड़की खूबसूरत है, ठीक है, घर-बार ठीक है। इसी तरह लड़कियाँ देखती हैं कि लड़का खूबसूरत है, सैलरी अच्छी है, घर-बार अच्छा है, गाड़ी अच्छी है, तो फिर प्यार होता है। लेकिन असल जो प्यार है, जो असल जो लव स्टोरी है वो ये वाली है कि इन्होंने इनके हस्बैंड ने ये नहीं सोचा कि यार लड़की मजबूर है या मेरी ज़िंदगी कैसे गुज़रेगी या मुझे किन तकलीफ़ों से गुज़रना पड़ेगा, ये क उन्होंने सोचा, इनके माइंड में आया ही नहीं है। बस उनको प्यार हुआ तो उन्होंने सोचा कि यार असल इंसानियत ये है कि मैंने जिससे प्यार किया है, मैंने उसी से शादी करनी है। और कभी इनको फ़ील भी नहीं होने दिया कि यार तुम मजबूर हो या तुम्हारे अंदर कोई कमी है, ठीक है ना? कभी ऐसा उनको महसूस भी नहीं होने दिया। तो जज़्बाती हो गई हैं बहुत ज़्यादा वो, तो अभी इनके बच्चों से बात करते हैं। अभी बहुत सारे नाज़रीन जो है ना वो हमारे ऐसे लोग सुन रहे हैं जो साहिब सीहत भी हैं और हो सकता है कोई गवर्नमेंट का जो है ना वो नुमाइंदा भी सुन रहा हो। तो आप क्या चाहती हैं अभी अभी अपनी लाइफ़ से? अपनी लाइफ से भाई मैं यही चाहती हूँ बस कि मेरी बच्चियाँ पढ़ जाएँ और किसी काबिल बन जाएँ पढ़ के, और इनकी शादियाँ मैं अच्छे तरीके से कर सकूँ। कोई कहे ना कि इनका पापा नहीं है तो ये बस टेंशन तो बहुत है कि बस मैं किसी के आगे ये नहीं, मेरी बच्चियाँ डिग्रेड ना अपने आप को फ़ील करे। मेरी कोशिश यही है, इनको पढ़ा लूँ और किसी लायक हो जाए, कोई कोर्स कर लें, बाद में अच्छे घरों में इनकी शादियाँ हो जाए। बस यही मेरी ख़्वाहिश है। मैं मज़दूर हूँ और रिक्शा चलाती हूँ, और रिक्शा चला के इतना नहीं होता कि सारे अखराजात पूरे हों। बड़ी मुश्किल है, बड़ी टेंशनें हैं। इनको रोटी तो खिला लूँगी, इनकी शादियों के लिए टेंशन है कि कैसे करूँगी। बच्चियाँ बड़ी हो रही हैं, बड़ी बेटी मेरी 15वें साल में है और 6-7 साल बाद 20-21 साल की हो जाएगी। तो यही उम्र शादी की होती है। 5-6 साल बाद मैं क्या करूँगी? ज़ेन अभी कुछ नहीं समझ में आता कि क्या करूँगी, कैसे करूँगी 5-6 साल बाद। उससे छोटी भी दोनों हैं, एक 11 साल की है, एक 10 साल की है। नाज़रीन इस वक़्त मेरे पास इनकी 2 बेटियाँ बैठी हैं, छोटी-छोटी बेटियाँ हैं माशाल्लाह। आइए इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। बेटा पापा के बारे में बताओ, वो आपसे प्यार करते थे वो? हाँ जी। बड़ा ही जज़्बाती सा मामला है। अभी उनकी बेटियों से बात करने की कोशिश की है, लेकिन वो उनके उनका जो है ना वो बच्चों के साथ प्यार इतना था, वो जज़्बाती हो गई हैं और उनसे बात भी नहीं हुई है। तो फिर मैंने मुनासिब नहीं समझा ज़्यादा बात करना उनसे। तो बड़ी ही दर्दनाक सी स्टोरी है इनकी। और आप देख रहे हैं कि एक टाँग से मज़दूर बूढ़ी औरत है, 3 बच्चियाँ हैं, ठीक है? और रिक्शा चला के अपना घर का सर्कट चला रही जिस तरह भी है। और जैसे उन्होंने बताया कि अभी इनको पढ़ाना भी है, शादियाँ भी करनी है, कितनी बड़ी ज़िम्मेदारी है सर पे। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि एक औरत के लिए कितना ये दर्दनाक सा लम्हा है या दर्दनाक सा वक़्त है ये, और कितनी टेंशन होती होगी उसको, उस रात को नींद नहीं आती होगी कि यार मैं कैसे करूँगी, अकेली औरत हूँ।
क्या क्या कर सकती हूँ मैं। तो अगर कोई मुखय्यर हजरात इस वीडियो को देख रहा है, इनके साथ कोई तावन करना चाहे, तो इनका नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। आप इनको कॉल करके इनसे मिल भी सकते हैं, इनको देख भी सकते हैं और जो भी आप करना चाहें इनके लिए कर सकते हैं। तो इसी के साथ अपने मेज़बान अहमद गौहर को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए पीसफुल पाकिस्तान।